ओहो चच्ची जान, कुछ भी नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगी, आप बस इस राज को अपने तक रखिएगा। रामीन अपना सामान पैक करते हुए साथ साथ अपनी चच्ची जान को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। रामीन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं क्या जवाब दूंगी तुम्हारे बाप को? उसने तुम्हें हमारे पास भेजा है, वो जब कॉल करके तुम्हारे बारे में पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी? बाप को तो बताने की बात है, मैं तुम्हारे चाचू जान को क्या कहूँगी? सलमा बेगम को एक नई फिक्र लाहक हो गई थी। आप चाचू जान की फिक्र ना करें मेरी चच्ची जान, उनको पहले से सब पता है और उन्होंने ही मुझे टिकट अरेंज करके दी है। क्या तुम दोनों चच्चा भतीजी का दिमाग खराब हो गया है? खुद तो भाई साहब के सामने तुम दोनों की जबान नहीं खुलती और मुझे आगे कर देते हो। प्लीज चच्ची जान मान जाए ना, मैं शादी से पहले अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ को एक एक्सपोजर देना चाहती हूँ। मैंने आज तक अपनी ख्वाहिशों को दिल में दबाया है। बाबा जाने की मर्ज़ी के सब्जेक्ट पढ़े, बाबा जाने की मर्ज़ी की यूनि सिलेक्ट की, बाबा जान की मर्ज़ी के लड़के को हाँ किया। बाबा जानी ने जैसा कहा मैं वैसा करती चली गई, क्योंकि उनकी नज़र में तो सिर्फ मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अगर अपने लिए कुछ भी चुनूंगी तो वो ख़राब ही होगा। रामी ने आंखों में आंसू लेते हुए कहा था। ऐसी बात नहीं है चंदा, तुम भाई साहब की परेशानी नहीं समझ सकती। आजकल का दौर ऐसा नहीं है कि औलाद के बारे में लापरवाही बरती जाए। वो तुम्हें लेकर पॉजेसिव हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम इस दुनिया की तलखी देखो। सिंगल पेरेंट्स होते हुए भी उन्होंने तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हमेशा तुम्हारे लिए बेहतरीन सिलेक्ट किया है। ये कैसा बेहतरीन है जिसे फराम करते करते उन्होंने मुझे मुलाजमों की जिम्मेदारी बना दिया। मुझसे प्यार करना भूल गए, मुझे अपना वक्त देना भूल गए। मामा के होते हुए तो वो ऐसे नहीं थे, हमसे प्यार करते थे। वो तब हमें वक्त देते थे, हमें खुश रखते थे। माना कि उन्होंने अपनी महबूब बीवी को खोया, उनका गम बहुत बड़ा था। मैंने भी तो अपनी मामा को खोया था, मेरा गम भी तो उतना ही बड़ा था। हाँ, मैं उस वक्त समझने के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन गम तो था ना मेरा भी। चच्ची जान, उन्होंने मुझसे मेरा बाप भी छीन लिया, खुद को मुझसे दूर कर दिया। उन्होंने एक रिश्ता खोया उस वक्त, और मैंने 2 रिश्तों को, जिस वक्त मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने उस टाइम मुझसे मेरी पूरी फैमिली छीन ली। रामी ने हिचकी लेते हुए कहा था। कर लिया इमोशनल ब्लैकमेल या कुछ और रहता है? सलमा बेगम ने पानी का ग्लास उसके सामने करते हुए कहा था। नहीं, आज का कोटा पूरा हो गया। रामी ने शूं शूं करते पानी का ग्लास थामते हुए कहा था। नौटंकी कही की, अब बताओगी कि क्या प्लान है तुम्हारा और क्या करना है तुमने? फरवा ने मेरे लिए जॉब अप्लाई की है एक कंपनी में। शाम तक उसने कहा है उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा और उसी के फ्लैट में रहूंगी। आपको पता है चच्ची जान, फरवा की लाइफ स्टाइल मुझे बहुत एडमायर करती है। वो जॉब करती है, अकेले फ्लैट में रहती है, अपने फैसले खुद लेती है, बिजनेस टूर्स पर जाती है, कोई उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती अपने फैसले मुसल्लत नहीं करता। वो जब जब अपनी तस्वीरें मुझे सेंड करती है, मेरे दिल में ख्वाहिश जागती है उस जैसे जीने की। रामी ने धीमी सी मुस्कुराहट सजाकर कहा था। फरवा का कॉन्टैक्ट नंबर तुम मुझे देकर जाओगी और जाते साथ ही अपने फ्लैट का एड्रेस मुझे भेजोगी। अपना बहुत ख्याल रखोगी और ज़्यादा देर तक वहाँ घर से बाहर नहीं रहोगी। सलमा बेगम ने उसे समझाते हुए कहा था, जब रामीन उनकी सारी बातों पर तायीद करते उनके गले से लगी थी। ऐसे कैसे रिजेक्ट कर दिया मुझे? उन्हें पता नहीं है मैं वलीद खानजादा की बेटी हूँ? उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? उनको मेरी काबिलियत का अंदाज़ा नहीं है। रामीन और फरवा कॉल पर थी जब फरवा को मेल मौसूल हुई थी। उसने फ़ौरन से रामीन को सेंड की, जिस पर इसकी हैरानगी ही ख़त्म नहीं हो रही थी। हनी, गौर से मेल पढ़ोगी तो समझ आएंगे कि उन्होंने तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के बिना पर ही रिजेक्ट किया है, जो तुम में नहीं है। उनके मुताबिक, फरवा ने मज़ाहिया अंदाज में कहा था। ये वक्त मजाक उड़ाने का नहीं है। तुझे पता है जॉब करना मेरा ड्रीम है और उसी ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं इतना बड़ा स्टेप ले रही हूँ। अगर जॉब ना मिली तो मेरे इस्लामाबाद आने का क्या फ़ायदा होगा? रामी ने उदासी से कहा था।
उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी कंपनी कल जॉब अनाउंस करेगी कंटेंट राइटिंग के लिए, तुम फौरन से अप्लाई कर देना। तुम्हारी कंपनी में तो हाईली एजुकेटेड लोगों को जॉब दी जाती है, मैंने तो सिर्फ एडीपी किया है, और जब इस फारिग सी कंपनी ने मुझे जॉब नहीं दी तो वो क्यों देंगे? क्योंकि वहाँ का बॉस बहुत अच्छा है। फरवा की आंखों के सामने असफन मीर की छवि आई थी जिस पर उसके गाल लाल हो गए थे। अच्छा, मतलब बेवकूफ़? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? सर, मीर बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। आजकल के दौर में अच्छाई सिर्फ बेवकूफ़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं, रामी ने नाक चढ़ाते हुए कहा था। किसी की अच्छाई का फ़ायदा उठाना बेवकूफ़ी में आता है, किसी का अच्छा होना नहीं, फरवा ने उस बेवकूफ़ लड़की को समझाते हुए कहा। कुछ देर बाद मज़ीद इधर उधर की बातें करके दोनों ने कॉल ख़त्म कर दी, क्योंकि रामीन को अपनी मज़ीद तैयारी करनी थी। सुबह 10 बजे उसकी फ़्लाइट थी। मैं खुद उनको आकर हैंडल कर लूँगा, बस तुम अर्जेंटली मेरी फ़्लाइट बुक करो। वो अपने रूम की बालकनी में खड़ा सी व्यू का नज़ारा और कॉफ़ी का सिप लेते हुए अपनी पीए से बात कर रहा था, जो उसे उनके किसी न्यू टेंडर के बारे में बता रहा था। सर, फ़्लाइट की टाइमिंग 10 बजे की है, लेकिन उसमें एक इशू है, मुदस्सर ने वेबसाइट चेक करते हुए कहा था। क्या इशू है? सर, बिजनेस क्लास रिजर्व्ड है और इकॉनमी में भी सिर्फ एक ही सीट अवेलेबल है, मुदस्सर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा था। नो प्रॉब्लम, तुम बुक करो। और हाँ, आज जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उनके इंटरव्यू कल लाइन अप करना, क्योंकि हमें अब अपने न्यू स्लॉट को और डिले नहीं करना। ये कहते ही उसने कॉल कट कर दी थी। भाई, आप एक बार तो मामा से मिल लें, आप एक बार भी घर नहीं आए। वो अभी टी शर्ट पहन के रूम से निकला था जब सामने सहरिश मुंह फुलाए खड़ी थी। मेरी गुड़िया कब आई है? उसने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए उससे प्यार से पूछा था। जब आप अपने चमचे से बात कर रहे थे। ऐसे नहीं कहते, बड़ा है वो तुमसे, इज्जत किया करो उसकी। आप वापस जा रहे हैं क्या? इस बार भी मामा से नहीं मिलेंगे? उसने उम्मीद से पूछा था। नहीं, उसने बगैर किसी लग्गी लपटी के कहा। अगर इतनी ही नफरत करते हैं हमसे तो आपने बाबा से वादा क्यों किया? हमारा ख्याल रखेंगे, हमें प्रोटेक्ट करेंगे। उनका एहसान था मुझ पर, इसलिए मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता था। कोई एहसान नहीं था उनका, वो बाबा थे, आपके भी नहीं थे, सिर्फ तुम्हारे बाबा और मामा के शौहर थे। मैं उनके लिए उनकी बीवी की पहले शौहर की औलाद था, जो उन्हें अपनी बीवी के आसपास भी मंजूर नहीं था। हाँ, उन्होंने मुझ पर यह एहसान ज़रूर किया है, मेरे हॉस्टल का खर्चा उठाया, शुरू में मेरे स्कूल की फ़ीस दी। वो हक था आपका। हक अपनों पर जमाया जाता है, गैरों पर मेहरबानियाँ या एहसान किया जाता है। और मैं उनके लिए क्या था? मैं तो अपनी माँ के लिए भी उनका अपना नहीं था। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुदस्सिर को कॉल कर देना, मुझे लेट हो रहा है, मेरी फ़्लाइट है। क्या ज़रूरतें पूरी कर देने से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? हमें चीज़ों की नहीं, आपकी ज़रूरत है भैया। तुम मुझसे मेरी इस्तिताअत से ज़्यादा मांग रही हो गुड़िया, ये मेरे बस में नहीं है। आप हमें अपना नहीं मानते, लेकिन वो घर तो आपके बाबा का है, अपने बाबा के घर के लिए आ जाएं। तुम मेरी बहन हो और मेरे लिए मायने रखती हो, इसलिए ये मत सोचा करो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये अपना नहीं मानता, अगली बार कोशिश करूँगा। आप शादी कर रहे हैं मीर भैया? आपने मामा और मुझे अपनी खुशी में शामिल करना ज़रूरी भी नहीं समझा। सैरिश ने जाते जाते एक और शिकवा किया था। वो शादी मेरे लिए एक बिजनेस डील से ज़्यादा कुछ भी नहीं, इसीलिए बताना याद नहीं रहा। रिश्ता, बिजनेस डील ये बोझ नहीं होते, ये अल्लाह ताला की नेमत होते हैं। आई होप वो लड़की आपको रिश्तों का मतलब समझा सके। ये कहते ही वो वहाँ से वॉक आउट कर गई थी। पीछे वो बंद दरवाजे को देखकर आ भरते अपना सामान रूम से लेने चला गया था। सैरिश की बातों को भुलाने के लिए उसने अपना काम शुरू कर दिया था ताकि खुद को मसरूफ रख सके। जल्दी जल्दी से अप्लाई कर दें रामीन, ये ना हो कि ये जॉब भी किसी और को मिल जाए।
अभी प्लेन में उसने अपनी सीट संभाली ही थी जब फरवा का उसको मैसेज आया था कि न्यू जॉब अनाउंस हो गई है। उफ अल्लाह, ये कैसा क्राइटेरिया है? ये कहते ही उसकी आंखों में शरारती सी चमक उभरी थी। अब देखती हूँ कैसे नहीं करते मुझे सेलेक्ट। अब वो क्या, कोई कंपनी भी मुझे रिजेक्ट करने की गलती नहीं कर सकती। वो खुशी से ताली मारती चीखी थी जब उसकी इस हरकत पर साथ बैठा शख्स जो अपने काम में मसरूफ़ था कि उसकी ओर तवज्जो जाते माथे पर बल पड़े थे। पहले ही वो सैरिश की बातें भुलाने के लिए अपने आप को काम में मसरूफ़ कर रहा था, ऊपर से इस लड़की की आवाज़ ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। लेकिन अगले लम्हे लैपटॉप स्क्रीन पर नजरें जाते ही गुस्से से सुर्ख हुआ और एक निगाह पास बैठी बेवकूफ़ कमसिन लड़की पर डाली जो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कोई बहुत बड़ा मार का अंजाम दिया हो। मोहतरमा ने उसे यंग जनरेशन पर अफसोस हुआ था, इसीलिए वो टोके बगैर न रह सका। आप चीटिंग कर रही हैं मिस। इस वक्त वो दोनों फ्लाइट में थे और वो जिस कंपनी में अप्लाई कर रही थी वो इसी की थी। फॉर्म में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स डालकर खुद को एक बहुत अच्छी काबिल वर्कर साबित किया था, लेकिन नहीं जानती थी साथ बैठा शख्स उस कंपनी का बॉस था और ईमेल उसी के पास आई है। उसकी बात करने पर रामी ने अपना ध्यान उसकी तरफ किया। आप नहीं जानते, इस कंपनी का सीईओ बहुत बड़ा बेवकूफ़ है और ऐसे बेवकूफ़ों को कुछ भी इतनी जल्दी समझ नहीं आता, इसीलिए डोंट वरी। वो कॉन्फिडेंस से बोलती इसे आग लगा गई। क्या आप पहले उनसे मिल चुकी हैं या वो आपके जानने वालों में से हैं? उसकी ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से उसने अपने बारे में इसकी राय जानने के लिए मज़ीद दिलचस्पी जाहिर की थी। जानती हूँ इसीलिए तो कह रही हूँ, वरना मैं क्यों बगैर किसी को जाने उसके बारे में कोई राय कायम करूँगी? आपको क्या मैं कोई जजमेंटल लग रही हूँ? रामी ने नाक चढ़ाते हुए कहा था। नहीं, ऐसी तो बिल्कुल नहीं लग रही आप मुझे, बल्कि झूठी लग रही हैं। अब मुलाकात तो बनती है आपसे मिस। पहला जुमला वो ऊंचा बोलते बोलते बाकी की बात को दिल में सोचता गहरा मुस्कुराया। वेट एंड वॉच, आपको अब सही से बताऊंगा कि बेवकूफ़ी की असल तारीफ़ क्या होती है। दिल ही दिल में सोचते वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया और उसे अंदाज़ा भी नहीं हुआ था कि उसका ध्यान सैरिश की बातों से हट गया है। उफ़ अल्लाह, इंटरव्यू पर लेट नहीं होना था। क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरा सबके सामने? वो जो अभी AR कंपनी के अंदर एंटर हुई थी, वहाँ मौजूद पहले से इतना रश देखते उसने अल्लाह ताला से मुखातिब होते हुए ख़ुद को कोसा था। वो अपनी बारी का इंतज़ार करती मुसलसल अल्लाह के नाम का विर्द कर रही थी, क्योंकि जो भी इंटरव्यू देने अंदर जा रहा था वो मायूस होकर वापस जा रहा था। सबका उदास चेहरा देखते इसके अपने चेहरे की हवाइयाँ भी उड़ रही थी। रामीन खानज़ादा, इट्स योर टर्न, HR ने उसको आकर कहा। अभी वो फरवा को अपनी हेल्प के लिए मैसेज करती कि उसका नाम अनाउंस हुआ। या अल्लाह, आज बचा ले और ये जॉब मुझे दिला दे, पूरे 10 नफल अदा करूँगी। कुछ ज़्यादा ही लाइट ले लिया था मैंने इसको। बी कॉन्फिडेंट रामीन, तुम कर सकती हो और देखना ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी। अपने आप को मोटिवेट करते ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाए थे। मे आई कम इन सर? यस यू कैन। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सामने खाली कुर्सी उसे नाक चढ़ा रही थी। उसने अपनी निगाह इधर उधर घुमाई। जब अपने बाईं तरफ देखा तो एक कसरती जिसामत वाला शख्स बैठा हाथ में कॉफ़ी का कप लेकर खिड़की से बाहर देख रहा था। मुझे देख लिया हो तो आप बैठ सकती हैं मिस रामीन। अपने ऊपर किसी नज़रों की तपिश महसूस करते उसने बगैर पलटे हुए कहा था। जी, वो मैं आपको नहीं देख रही थी। उसकी ये आवाज़ सुनी सुनी सी महसूस हुई थी, लेकिन उसने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि वो यहाँ किसी को पहचानती नहीं है तो कैसे इस बंदे को जान सकती है, और एक तरह की आवाज़ तो पता नहीं कितने लोगों की होती है। अभी वो बैठी ही थी कि उस असफन मीर ने आकर अपनी कुर्सी संभाली। आप? ये कहते ही उसे खांसी का दौरा पड़ा था। रिलैक्स मिस रामीन, ये ले पानी पिए। आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं, फिर इतना अनईजी होना आपका बनता नहीं है। और वैसे भी आपने कहा था मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
मेरी परेशानी दूर करके अब आप परेशान क्यों हो रही हैं? हम कब मिले, कहाँ मिले, ये तो आप बताना ही भूल गई मुझे। कल से ये जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, क्योंकि आपका चेहरा और बातें भुलाई जाएं, ऐसी तो आपकी शख्सियत है नहीं। उसने निहायत ही मीठे तंज़िया अंदाज में इससे पूछा था। सर वो क्या हुआ? सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया? कल तो बहुत ज़्यादा दिख रहा था। अच्छा छोड़े, हम आपकी एक्सपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। सीवी तो आपकी बहुत अच्छी है, क्वालिफ़िकेशन भी आपकी बहुत अच्छी है। आप हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ओवर एक्सपीरियंस्ड है। इतनी सी उम्र में आपको मेरी सीट पर बैठना डिज़र्व करती हैं। वहाँ क्यों बैठी हैं? आपको मज़ीद एक्सपीरियंस चाहिए होगा मेरी सीट तक आने के लिए। अच्छा बताएं, कहाँ कहाँ पब्लिक हुआ है आपका आर्टिकल और किस किस डिपार्टमेंट में आपने रिसर्च की है? वो क्या है ना, हम इतने काबिल नहीं हैं कि इतनी अजीम रिसर्चर के आर्टिकल पढ़कर। असफन मीर उसका फॉर्म देखते एक के बाद उससे सवाल कर रहा था। आई एम सॉरी सर, मुझे पता है कि मैंने गलत किया और आपके बारे में जो कहा वो भी मुझे नहीं कहना चाहिए था। आप जानबूझकर मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो। रामीन ने अपने आंसुओं को जब्त करते हुए कहा और उठकर वहां से जाने लगी थी। आपको मैंने जाने का नहीं कहा मिस रामीन, आप आई अपनी मर्जी से थी पर जाएंगी मेरी मर्जी से। उसे सामने बैठी लड़की का सिचुएशन को संभाले बगैर वहां से जाना मजीद गुस्सा दिला गया था, जिस पर वो दरवाज़ा अबूर करने से पहले उसका हाथ पकड़कर रोक चुका था। मैं आपकी मलकियत नहीं हूँ जो आपके हुक्म की पाबंद होंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने गलती की है और उसकी बिना पर आप मुझे नीचा दिखा सकते हैं, ये मैं अपनी शर्मिंदगी की वजह से हर वो काम करूँगी जो आप चाहेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। आज आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, आइंदा गलती से भी ये गलती मत करना। मैं अपने किए की माजरत कर चुकी हूँ। माफ़ करना ना करना आपका काम है। अब मैं आपको मजबूर करने से तो रही कि मिस्टर वटएवर आप मुझे माफ़ करें ही करें। रामीन को उसका हाथ पकड़ने पर गुस्सा आया था, इसलिए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते करते वो बगैर लिहाज किए जो मुंह में आया बोल गई थी। इतनी अकड़ किस बात की है तुम में? समझती क्या हो खुद को? कहीं मोहतरमा को मेरे यानी असफन मीर शाह के हाथ पकड़ने से ये खुशफहमी तो लाहक नहीं हो गई कि मैं तुम जैसी मामूली सी लड़की में इंटरेस्ट ले रहा हूँ? कौन हो तुम? बात करना के ना ढंग है, ना ही अपने आप को ओन करने की काबिलियत, इसलिए झूठ की बिना पर आगे आना चाह रही थी। असफद ने उसके हाथ पर मजीद दबाव डालते हुए गुस्से में दबी दबी आवाज़ में कहा, हाथ छोड़े मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। मैं अपने आप को जो भी समझती हूँ, लेकिन आप जितना गिरा हुआ नहीं समझती। और मैं खुद को ओन करती हूँ या नहीं करती, मुझे ये आपके सामने साबित करने की ज़रूरत नहीं। उसने भी तल्खी से कहा था। आउट, आई से आउट, उसने धाड़ते हुए कहा। उसकी बुलंद आवाज़ पर वो सहम गई थी और रोते रोते उसकी ऑफिस से बाहर निकली थी। अपने डॉक्यूमेंट्स भी उधर ही छोड़ गई थी। फरवा जो फाइल देने के लिए असफन के ऑफिस में आ रही थी, उसको इस तरह रोते देखकर परेशानी में उसके पीछे भागी। बाकी सब वर्कर अंदर से उठने वाले शोर को और रोती हुई जाती लड़की को देखकर सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे थे। रामीन रुको यार, हुआ क्या है? रो क्यों रही हो? फरवा उसको पीछे से आवाज़ें दे रही थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, रामीन ने रोते हुए कहा था। हुआ क्या है बताओगी मुझे? फरवा उसे खामोश करवाने के लिए कैंटीन में लेकर आई थी। आई हेट हिम, नफ़रत करती हूँ मैं तुम्हारे बॉस से, बहुत शदीद नफ़रत। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस शख्स की शक्ल नहीं देखना चाहती। तुम पूरी बात बताओगी मुझे? उसके जहन में जैसे ख्याल आ रहे थे ना, वो असफन के बारे में वो वैसा सोचना चाहती थी और ना ही रामीन के बारे में। फिर उसने फ़्लाइट से लेकर ऑफिस तक की सारी बात उसको शूं शूं करते बता दी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी रामीन फेक डाटा ऐड करने की? तुम ना भी करती तो सर के पीए से मैंने तुम्हारे लिए बात कर ली थी। वो इस पोस्ट के लिए ना सही,
लेकिन किसी और पोस्ट के लिए तुम्हें सेलेक्ट कर लेते और तुमने इतनी बदतमीजी की सर से। तुम्हें वो नहीं करनी चाहिए थी। रामीन की पूरी बात सुनते इसका दिल किया था कि अपना माथा पीट ले। तुम्हें मैं गलत लग रही हूं? और जो उसने अपने ऑफिस में मेरे साथ मिसबिहेव किया उसका क्या? रामीन को फरवा का उसका साथ देना अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, आहिस्ता ब्रो, लोग तुम्हारी इस बात का गलत मतलब लेंगे। लेने दो, मुझे लोगों की परवाह नहीं। मैं कराची वापस जा रही हूँ। मैं चाची को कॉल करके कहती हूँ मेरी टिकट बुक करवाएं। दिमाग से काम लिया है तुमने कभी रामीन? पहले यहाँ आने की जिद कर रही थी और अब तुम्हें वापस जाना है। कहाँ गया तुम्हारा जॉब करने वाला ड्रीम? और क्यों उन्हें परेशान करना है तुमने? थोड़ा सा भी आइडिया है कि तुम्हारी इस तरह वापस आने का कहने से उनके जहन में किस तरह के वसवसे आ जाएंगे? मुझे यहाँ नहीं रहना, रामीन ने फरवा की बात समझते आंखों में आंसू लिए कहा। तुमने सर से जिस तरह बदतमीजी की है, बहुत मुश्किल है वो तुम्हें कहीं और जॉब करने दे। वो अच्छाई करने पर आए उनसे अच्छा कोई नहीं, और बुराई करने पर आए तो उनसे बुरा भी कोई नहीं है। तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें बेवकूफ़ बोलने की? मुझे कोई परवाह नहीं कि वो किसके लिए अच्छे हैं और किसके लिए बुरे। और मुझे इल्हाम थोड़ा ही हुआ था कि मेरे साथ बैठा बंदा CEO है AR कंपनी का, और ये होता कौन है मुझे जॉब ना देने वाला? बिजनेस की दुनिया में मेरा बाबा का नाम बोलता है, बस एक कॉल करवाने की देर है। अच्छा, और उसी बाप से छुपकर तुम इस्लामाबाद जॉब करने आई हो? तुम्हें जॉब करनी है या नहीं? फरवा को लगा था इस बेवकूफ़ लड़की को एक बात समझाते समझाते वो अपने सेंसेस भी खो देगी। करनी है। अब मैं क्या करूंगी? जाकर माफ़ी मांग लो। कभी नहीं, मर कर भी नहीं। फिर ऐसा करो, घर जाओ और आराम करो। उसके बगैर अब तुम्हारे पास और कोई काम नहीं। और मैं जाऊं फाइल पर रिव्यू ले लूं, वरना जितना गुस्सा तुम उन्हें दिलाकर आई हो वो मुझ पर निकलेगा। कूल यार, क्या हो गया है? तू क्यों एक लड़की की बातों पर इतना हाइपर हो रहा है? बेचारी छोटी और मासूम है, उसे नहीं आइडिया प्रोफेशनल लाइफ का। इस वक्त असफन मीर का गुस्सा देखते मुदस्सिर ने PA की ड्यूटी से ज़्यादा एक दोस्त की ड्यूटी संभालना ज़रूरी समझा था। बेचारी मासूम, और वो अगर तू उसकी गौहर अफशाइयाँ सुन लेता तो उसकी यहाँ खड़ा साइड ना ले रहा होता। एक तो खुद गलती की है, ऊपर से मुझे अकड़ दिखा रही है, मुझे बेवकूफ़ और गिरा हुआ कह रही है। मैं असफन मीर हूँ, उस जैसी 26 मेरे आगे पीछे घूमती हैं और मैं उन्हें भाव भी नहीं देता। मुझे वो हर हाल में अपने ऑफिस में चाहिए। उसे किसी भी तरह अपॉइंट करके उसे उसकी औकात याद ना दिला दी तो मेरा नाम भी असफंद मीर शाह नहीं। असफंद, पागल हो गया है तू? क्या सोच रहा है? तू कुछ भी गलत नहीं करेगा। मामूली सी बात को इतना बढ़ा क्यों रहा है? जो होना था हो गया, उसे उसके रास्ते जाने दे। मामूली नहीं है मेरे लिए, जैसे मैंने कहा था वैसा कर। अगले दिन वो मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर चाहिए और ये ऑर्डर है। ये कहते ही वो अपने ऑफिस से वॉकआउट कर गया था। वो PA का रोल प्ले करेगी तो मैं क्या करूँगा? तो मुझे फायर कर रहा है। मुदस्सिर उसके पीछे भागते भागते हम कदम हुआ। नहीं, अपने होने वाले बहनोई को जॉबलेस थोड़ा ही ना करना है। तुम अब से डायरेक्टर की पोस्ट संभालोगे। ये कहते ही वो उसे हैरान परेशान छोड़ता आगे बढ़ गया। सर फरवा जो फाइल रिव्यू करवाने आई थी, मुदस्सिर को गुमसुम रास्ते में खड़ा देखकर उसने ऊंची आवाज़ में पुकारा था। जी बोले मिस फरवा। वो सर मीर चले गए, मुझे इस फाइल पर उनका रिव्यू चाहिए था। इस फाइल को छोड़ो, तुम पहले एक और काम करो। जी सर बोले। वो जो लड़की यहाँ से रोते हुए गई थी, उसके लिए तुमने मुझसे सिफारिश की थी। जी सर, मैं उसकी तरफ से आपसे और मीर सर से माजरत करती हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें उसे हायर करना है एज अ सर मीर की PA, और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ।
8 दिन है तुम्हारे पास, उसे किसी भी तरह कन्विंस करो। अगर ना कर पाई तो अपनी भी छुट्टी समझो। आखिरी बात उसने सिर्फ फरवा को डराने के लिए कही थी, वरना वो फरवा की और उसके काम की दिल से बहुत इज्जत करता था। सर मैं, वो अपनी बात कहती वो बगैर सुने आगे चला गया। ये कहाँ फंसा दिया रामीन तुमने मुझे। मैं इस जॉब को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरे पास जो कुछ भी है वो इस जॉब की ही बदौलत है। ब्रेक के लिए बहुत बहुत माजरत। उम्मीद है आप कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये बताइए कि कहानी कैसी है। क्या रामीन इस जॉब पर आ जाएगी? क्या वो इस जॉब को कबूल करके उसकी पीए बनना पसंद करेगी? ये तो हमें कहानी में आगे चलकर ही मालूम होगा। देखते हैं आगे अंजाम क्या होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी का अगला हिस्सा। कभी नहीं, कभी नहीं, उस घटिया इंसान की पीए तो दूर, मैं उसके ऑफिस में कदम भी ना रखूं। फरवा जो काफी देर से रामीन को पिछले 5 दिनों से मनाने की कोशिश कर रही थी, जिसने पिछले 5 दिनों से ही एक रट लगाई हुई थी कि वो असफन की पीए नहीं बनेगी। तुम क्यों मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हो रामीन? तुम जानती हो ये जॉब मुझे स्टेबल कर सकती है, अपनी बहन को उसके ससुराल में खुश रखने के लिए। तुम जानती हो अमराह आपी का ससुराल कितना लालची है, और मेरी बहन अपने शौहर को छोड़ना नहीं चाहती। उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा है। अब उनकी खुशी अपने शौहर के साथ रहने में है, और उनका शौहर बगैर औलाद के उनको इसी वजह से रख रहा है कि मैं उनको पैसा देती हूँ। ये मेरा मसला है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। जैसे तुम्हारा दिल करता है तुम वैसे करो। उसने आंखों में आंसू लिए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा था। आई एम सॉरी ब्रो, मैंने तुम्हें मुश्किल में फंसा दिया। रामी ने उसको गले लगाते हुए कहा था। मैं करूँगी जॉब, मैं तुम्हें ऐसा मज़ा चखाऊंगी मिस्टर असफन मीर शाह कि तुम्हें अफसोस होगा अपने इस फैसले पर। अगर तुम्हें नाखून चने ना चबाए तो मेरा नाम भी रामीन वलीद खानजादा नहीं। पहला जुमला ऊंची आवाज में कहते बाकी उसने दिल में अज़म लिया था। पक्का? फरवा ने चहकते हुए कहा। पक्का। ओके, कल सुबह तुम मेरे साथ जाना। जैसा आप कहें, रामी ने ताबेदारी से सर झुकाते ड्रामाई अंदाज में कहा था, जिस पर वो दोनों एंड में कहा लगा गई थी। ये आपका एग्रीमेंट है, आप यहाँ 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करेंगी। आपकी प्रोग्रेस को देखते हुए आपका दौरानिया बढ़ा दिया जाएगा। ये सारे नोट्स हैं जिन पर आपने अमल करना है। अगर कहीं मुश्किल आए तो उनका पुराना पीए होने के नाते आप मुझसे पूछ सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आप कोई शिकायत का मौका नहीं देंगी। मुदस्सिर ने एग्रीमेंट साइन करवाते हुए उसे पीए की सारी जिम्मेदारियां सौंपते हुए समझाया था। जी सर, मैं अपनी तरफ से शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अगर फिर भी उनको मुझसे कोई शिकायत रहती है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, रामी ने मिनमिनाते हुए कहा था कि सामने वाले तक उसकी आवाज़ भी ना पहुंची थी। ओहो रामीन, तुम ना कौन सी ये लिस्ट फॉलो करनी है जो इतने ध्यान से पढ़ रही हो? मुदस्सिर के जाते ही उसने लिस्ट पढ़ना स्टार्ट की थी। अभी आधी ही पढ़ी थी जब ये ख्याल आने पर उसने वो लिस्ट वहीं फाड़ कर फेंक दी थी। रामीन जो असफन के ऑफिस में दाखिल होने से पहले ही उसके ऑफिस में उसका इंतज़ार कर रही थी, उसके अंदर दाखिल होने पर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जाए मेरे लिए कॉफ़ी ले आए। उसने बगैर इसकी जानिब देखे पहला हुक्म सादिर किया। कॉफ़ी लाना मेरा काम नहीं है, रामी ने उसका अंदाज देखते उसी के अंदाज में जवाब दिया था। अपना कोट हैंगिंग स्टैंड पर डालकर कफ मोड़ते एक तायराना निगाह उस पर डाली तो जो अपनी उंगलियां चटक रही थी। आपने एग्रीमेंट साइन करते हुए गौर से पढ़ा था मिस रामीन? जी बिल्कुल। तो फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि आप मुझे नो नहीं कह सकती किसी भी काम के लिए, मतलब किसी भी। अगर मेरी बात से इनकार करती हैं तो 3 करोड़ जुर्माना देना पड़ेगा, उसने जानबूझकर जुमाइनी अंदाज में कहा था। आप झूठ बोल रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो फिर आप अपनी आंखों से देख लेना। उसने कॉल पर ऑफिस बॉय को रामीन की कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल लाने को कहा था।
میں نے ایسے کسی پیپر پر سائن نہیں کیے. آپ نے بعد میں چینج کیا ہے. پروف کرو میں نے ایسا کیا ہے. اگر تم نے مجھے پروف کر دیا تو ابھی کہ ابھی تمہیں اس کانٹریکٹ سے آزاد کر دوں گا. اس نے لبوں پر سائڈ اسمائل سجاتے ہوئے کہا. آپ کو پتا ہے میرے پاس پروف نہیں ہے. جب پروف نہیں ہے تو کانٹریکٹ کے مطابق تمہیں جو کام دیا گیا ہے وہ کرو. اگلے 5 منٹ میں کافی میرے ٹیبل پر ہونی چاہیے. یہ کہتے ہی وہ اپنی سیٹ سنبھالتا لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا. ایسی کافی پلاؤں گی تمہیں اڑیل بھینسے کہ ساری زندگی اس کافی کا ٹیسٹ تم بھول نہیں پاؤ گے. مدثر نے اسے بتایا تھا کہ وہ بلیک کافی وداؤٹ شوگر لیتا ہے. رامی نے جان پوچھ کر 6 چمچ چینی ڈالی تھی. جب اس سے بھی دل نہیں بھرا تو 2 چمچ نمک کے بھی ساتھ ایڈ کر دیے. سر یہ آپ کی کافی. رامی نے ہلکی مسکان سجا کر کہا تھا. اسفند نے اس کی مسکان کو آنکھیں چندیا کر دیکھا تھا. مس رامین یہ کافی میں نے آپ کے لیے منگوائی ہے. آپ کا دن ویسے بھی بہت بزی گزرنے والا ہے. آپ کو کافی کے شاٹ کی اشد ضرورت ہوگی. میرے لیے؟ لیکن میں کافی نہیں پیتی. رامین نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا تھا. آج سے پینی سٹارٹ کر دیں مس رامین کیونکہ آپ مجھے انکار نہیں کر سکتی. چلیں جلدی فنش کریں. پہلے ہی کام بہت پینڈنگ ہے. رامی نے بمشکل ایک سپ لیا تھا جب آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اسے ابکائی بھی آ گئی. وہ فوراً سے واش روم کی طرف بھاگی تھی. واش روم سے واپس آئی تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے. کیا ہوا مس رامین؟ اپنی بنائی ہوئی کافی کا ذائقہ آپ سے چکھنا نہیں ہوا؟ آئندہ کے بعد اپنے بچکانہ ذہن کا استعمال مت کرنا ورنہ آپ کا ذہن آپ کو ہی مصیبت میں ڈالے گا. سامنے ریک میں ساری فائلز کو ایرو وائز ارینج کر کے رکھیں. اس کام کے لیے آپ کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے. سر 1 گھنٹہ بہت کم ہے. میں یہ سب 1 گھنٹے میں نہیں. مس رامین مجھے آپ کو بار بار یاد دلانا پڑے گا کہ آپ مجھے نہیں کہہ سکتی. کر رہی ہوں ایٹیٹیوڈ سے کہتے وہ ریک کی طرف بڑھی. مس رامین آپ کو آج رات میرے ساتھ ایک بزنس پارٹی پر جانا ہے. اسے یہاں کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا. رامین تو اپنے عزم پر پورا نہیں اتر پائی تھی لیکن اسفند میر اپنی نام کی لاج رکھتے ہوئے اسے صحیح تگنی کا ناچ نچوا رہا تھا. سوری سر میں نائٹ پارٹیز میں جانا میری باؤنڈری سے باہر ہے. آپ بھول رہی ہیں کہ آپ مجھے انکار نہیں کر سکتی ہوں سر. جب بات میری باؤنڈریز کی آئے گی وہاں میں انکار کر سکتی ہوں. ابھی اسفند اپنی بات مکمل کرتا رامین نے اس کو بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا تھا. کل رات سے اس کو بخار تھا اور بخار کی وجہ سے وہ چڑچڑی ہو رہی تھی. اگر وہ چھٹی کرتی تو اسفند نے سارا دن کال کروا کر اسے کام کروانا تھا اور مجبوراً اسے آفس آنا پڑتا. وہ بیچاری ورکنگ ڈیز میں 1 دفعہ چھٹی کر کے دیکھ چکی تھی. یہ پارٹی اٹینڈ کرنا ہمارے بزنس کے لیے امپورٹنٹ ہے اور ایز اے پی اے آپ کو مجھے اسسٹ کرنا آپ کی جاب کا حصہ ہے. اسی لیے نو لیم ایکسکیوزز. میرے ڈرائیور آپ کو 7 بجے پک کرے گا. آپ ریڈی رہیے گا. ابھی جا کر ریسٹ کر سکتی ہیں. وہ اسے تھوڑی ڈل لگی تھی اسی لیے اس نے ابھی اسے ریسٹ کرنے کے لیے بھیجنا ضروری سمجھا تھا. وہ وینیو کی پارکنگ میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا جب وہ نیوی بلو میکسی میں گاڑی سے اترتی اس کے ساری توجہ اپنی طرف مبذول کر گئی. وہ بغیر پلکیں جھپکائے مسمرائز اس کی طرف دیکھ رہا تھا. چلیں سر. پاس سے آتی رامین کی آواز نے اس کو ہوش دلایا اور وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا. اتنا میک اپ کر کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں موجود لوگوں کی نظریں اس پر محسوس کرتے اس نے دبا دبا غصے میں کہا. جی؟ اس کی بات پر رامین نے حیرانگی سے دیکھا. اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ صبح تک تو پارٹی میں آنا نہیں چاہتی تھی, اب اتنا تیار ہونے کا مقصد؟ اس کی ایکسپریشنز نوٹ کرتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا. میں نے کوئی میک اپ نہیں کیا, سوائے لپسٹک کے کچھ نہیں لگایا. اچھا, جو اتنا بلش لگایا ہوا ہے؟ بخار کی وجہ سے ریڈنس ہوئی ہے. 1 منٹ, آپ کو بلش آن کا کیسے پتا؟ آپ بھی یوز کرتے ہیں؟ رامین جو اپنے زون میں جواب دے رہی تھی اس کی بات یاد آتے ہی اس کی بات پکڑتے
اس نے اسفند کا راستہ روکتے مسکراتے ہوئے کہا، استغفراللہ، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ میں کیوں لالی پاؤڈر لگانے لگا؟ کیا ہوا اگر لگا بھی لیا تو؟ آج کل کے لڑکے بھی لگاتے ہیں۔ لگاتے ہوں گے، لیکن میں نہیں لگاتا۔ مجھ میں حسن کی کمی تھوڑا ہی ہے جو فیک میک اپ کروں۔ کتنی سیلف آبسیسڈ ہیں آپ، میک اپ نہیں کرتے تو آپ کو کیسے پتا ہے؟ سیلف آبسیسڈ نہیں، حقیقت شناس ہوں میں، اور یہ پتا مجھے اس لیے ہے کہ میں اس دنیا میں رہتا ہوں۔ اب مزید باتیں مت کرو، جاؤ اپنی لپسٹک ہلکی کر کے آؤ۔ لیکن سر، جو کہا ہے وہ کرو۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کلائنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کھڑوس کہیں کا، وہ یہ کہتے ہی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اے کیوٹی، اپنا صحیح سے دیدار ہمیں بھی کروا دو۔ وہ واش روم سے فری ہوتے بیک سائڈ پر پول کی طرف آ گئی۔ اتنے لوگوں میں اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا جب 2 ڈرنک آدمی وہاں آئے اور اسے اکیلا دیکھتے وہ اسے تنگ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ حالات کی کشیدگی دیکھتے اس نے وہاں سے جانے کے لیے مڑی جب ان میں سے ایک آدمی نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ رامین اپنے ہاتھ کی گرفت اس شخص کے ہاتھ میں دے کر سٹ پٹائی تھی جس پر اس کی گرفت اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ مزید کوئی حد کراس کرتا کہ منہ پر پڑنے والے مکے نے اس شخص کو پول کا حصہ بنا دیا۔ دوسرا شخص کسی تیسرے شخص کو وہاں دیکھ کر وہاں سے فرار ہونے میں ہی اس نے اپنی بہتری سمجھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس شخصی عقل ٹھکانے لگانے کا سوچتے اس نے پہلے رامین کی خیریت دریافت کرنے کا سوچا۔ وہ کافی دیر سے لان میں اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کو نہ آتے دیکھ کر اسفند کو ایک عجیب سی پریشانی نے گھیرا، اسی لیے وہ اس کو ڈھونڈنے چلا آیا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے لیٹ نہیں کیا، ورنہ آگے کا سوچتے ہی اسے گھٹن سی فیل ہو رہی تھی۔ آپ کو تو خوشی نہیں ہوگی مجھے ٹھیک دیکھ کر، آپ یہی تو چاہتے تھے۔ اسفند میر، آپ کو اپنی ایگو سیٹسفائیڈ کرنی تھی، چاہے اس میں میرے لیے کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو۔ میں نے آپ کو کہا تھا میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، یہ پارٹیز میری باؤنڈریز میں نہیں آتی، لیکن آپ کے لیے ایک لڑکی کی عزت سے زیادہ اپنا بدلہ ضروری ہے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ کچھ غلط نہیں سمجھ رہی، تنگ آ گئی ہوں میں اس روز روز کے ڈراموں سے۔ میں معافی مانگ چکی تھی اس دن اپنے کیے کی، آپ نے بات کو مزید بڑھایا۔ میں چھوٹی تھی، غلطی ہو گئی تھی مجھ سے۔ بچپنے میں آپ تو بڑے تھے، آپ بات وہاں ختم کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا۔ آپ جیسا کمظرف انسان میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ مجھے آزادی چاہیے آپ سے، مجھے مزید آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ یہ کہتے ہی وہ غنودگی میں جاتے اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ رامین، آنکھیں کھولو یار، جیسا کہو گی ویسا کروں گا، ویک اپ یار۔ رامین۔ اسفند رامین کے گال تھپ تھپا رہا تھا جب پیچھے سے رامین نام کی پکار آئی تھی۔ کیا ہوا رامین کو؟ یہ بے ہوش کیسے ہوئی؟ جلدی سے گاڑی نکالو۔ وہ ولید خانزادہ کے پریشان ہونے کو نظر انداز کرتے ہوش میں آتے رامین کو تھامے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اسفند کی اس حرکت پر ولید خانزادہ کو غصہ آیا تھا، جس پر ضبط کرتے انہوں نے اپنے ڈرائیور کو اسفند کی گاڑی فالو کرنے کا کہا تھا۔ اسفند اور ولید خانزادہ ویٹنگ ایریا میں ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا تھا، دونوں کے ذہنوں میں کافی سوال تھے، لیکن اس ٹائم دونوں کے لیے رامین کی صحت سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ کیسی ہے رامین؟ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی دونوں نے ایک ساتھ پوچھا تھا۔ ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی، باقی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے معائنہ کرنے کے بعد انہیں بتایا۔ ڈاکٹر کی تسلی دینے کے بعد دونوں کو اطمینان ملا تھا۔ رامین آپ کی بیٹی ہے؟ اسفند نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ رشتہ طے کرتے ہوئے میں نے تمہیں اس کی تصویر دکھائی تھی۔ ولید صاحب نے اس کے سوال پر حیرانگی سے اس سے استفسار کیا تھا۔ دکھائی تھی آپ؟ اب وہ نے کیا بتاتا کہ وہ اس رشتے کو ایک بزنس ڈیل کے طور پر دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے پکچر دیکھنے میں کچھ خاص انٹرسٹ شو نہیں کیا تھا۔ رامین تمہارے ساتھ کیا کر رہی تھی؟
वलीद खानजादा ने एक और सवाल पूछा। ये बात तो मैं भी आपसे जानना। आपकी पेशेंट को होश आ गया है। असफंद अपना सवाल मुकम्मल करता उससे पहले नर्स ने रामीन के होश में आने का बताया था। उसके होश में आने का सुनते दोनों रूम में चले गए। बाबा आप? वो मैं यहाँ अपने बाप को देखते ही उसके मुंह से ये अल्फाज बरामद हुए। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है रामीन, रेस्ट करो। रामीन को पैनिक होते देखकर असफंद ने उसे रिलैक्स करने की कोशिश की। असफंद की आवाज़ सुनते उसने एक नज़र उसको देखते अपनी नज़रें फेर ली और यह चीज़ असफंद मीर को हर्ट कर गई थी। सामने लेटी लड़की का उससे नज़रें फेरना बर्दाश्त नहीं हुआ था। घर जाकर बात होगी, वलीद खानजादा ने सिर्फ इतना ही कहा था। आप नाराज़ हैं मुझसे? रामी ने हिम्मत करते हुए बहुत आस लिए अपने बाप से पूछा था। क्या नहीं होना चाहिए? वलीद खानजादा ने करख्तगी से कहा। आप कब राजी होते हैं मुझसे? रामी ने अफसरदगी से कहा। क्या एक बाप होने के नाते मैं ये जान सकता हूँ कि मेरी बेटी मेरी इजाज़त के बगैर एक अनजान शहर में रात के वक्त एक पार्टी में क्या कर रही थी, जबकि मुझे इस धोखे में रखा जा रहा था कि वो अपने चाचू के घर में है? क्या आप बाप होने के नाते आपको पता है बाबा आपकी बेटी की क्या ख्वाहिशात हैं, क्या ड्रीम्स हैं उसके? नहीं पता। अपने बाप को खामोशी से अपनी तरफ तकता पाकर उसने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा था। मैं अभी उस्मान और सलमा से बात करता हूँ। वो कैसे मेरी बेटी को एक अनजान शहर में अकेला छोड़ सकते हैं? कोई ज़रूरत नहीं है आपको चाचू जान और चच्ची से बात करने की, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। वो नहीं आने दे रहे थे, मैंने बहुत ज़िद की थी, फिर जाकर वो मान गए थे। उन्होंने मुझे मना किया था, लेकिन मैं एक बार खुलकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, जहाँ पर कोई ज़बरदस्ती ना हो, जहाँ पर अपनी राय देने का हक हो, जहाँ मैं अपने फैसले खुद ले सकूं, जॉब कर सकूं, अपनी लाइफ को एक बार में अपनी मर्जी के हिसाब से जीना चाहती थी। मैं आपके पसंद किए हुए लड़के से शादी करने से पहले खुलकर जीना चाहती थी, अपनी मर्जी के साथ, अपने फैसलों के साथ। मैंने तुम्हें कब किसी चीज़ से मना किया है? वलीद खानजादा ने नरमी से इस्तफसार किया। किस चीज़ से नहीं किया? रामीन ये सब्जेक्ट पढ़ेंगी, रामीन इससे आगे नहीं पढ़ेंगी, इसे इसके शौहर ने संभालना है, तो वो डिसाइड करेगा कि रामीन ने आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। रामीन ने इस यूनी से पढ़ना है, रामीन घर से बाहर नहीं निकल सकती, रामीन 2 मिनट अपने बाबा से बात नहीं कर सकती, रामीन अपनी मर्जी का मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती, रामीन अपनी मर्जी से टीवी नहीं देख सकती। किस चीज़ से नहीं रोका आपने? आपने जिस जिस चीज़ से रोका मैं उस चीज़ से रुक गई, इस खुशफहमी के साथ कि आपकी सारी बातें मानूंगी तो आप मुझसे खुश हो जाएंगे, शाबाश देंगे, जैसे बचपन में वक्त गुजारते थे वैसे गुजारेंगे। लेकिन आपको मैं नज़र ही नहीं आती थी, आपके प्यार के लिए मेरा तरसना आपने कभी देखा ही नहीं। आपने मुझे हर चीज़ फराहम की, दुनियावी, सिवाय अपने वक्त के और प्यार के। आपको क्या लगता है बाबा चीज़ें पूरी कर देना, जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं? रामीन के इस सवाल से असफंद को सैरिश का सवाल याद आया था। उसने भी तो यही पूछा था। कोई भी चीज़ किसी इंसान की जगह नहीं ले सकती, चाहे पूरी दुनिया की दौलत जुटा दे उस शख्स की कमी पूरी करने के लिए। मुझे उन चीज़ों से ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी, लेकिन आप कभी थे ही नहीं मेरे पास। मुझे मामा के बगैर जब नींद नहीं आती थी तब आप नहीं थे मेरे पास। मैं रातों को डर कर जाग जाती थी, आप तब नहीं थे मेरे पास। बताएं कैसे बताती आपको कि जॉब करना चाहती हूँ, इस्लामाबाद जाना चाहती हूँ। पहले तो आपके पास सुनने के लिए टाइम ही ना होता, और अगर सुन भी लेते तो क्या कहते? मुझ में अकल नहीं, मेरा फैसला है तो गलत ही होगा। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी बेटी से। मैं अपनी मर्जी मुसल्लत करते करते तुमसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी राय जानना भूल गया। मैं वक्त देना चाहता था तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हारी माँ के गम में तुम्हें भूल गया। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारा बाप शर्मिंदा है। अगर मैं तुम्हें वक्त देता तो तुम्हें मुझसे झूठ बुलवा कर ये सब ना करना पड़ता। मुझे माफ़ कर दो मेरी गुड़िया, वलीद खानजादा ने आंखों में नमी लिए कहा था।
آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں بابا. میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھ سے کبھی معافی مانگیں. میں بس اپنے باپ کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتی ہوں. شادی سے پہلے میں اپنی ہر خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں. رامین نے اپنے باپ کے گلے لگتے کہا. میں اپنی بیٹی کی شادی ایسی جگہ نہیں کروں گا جہاں اسے اپنی خواہشیں مارنی پڑیں. ولید خانزادہ نے اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا. میں کروں گا رامین کی ہر خواہش پوری. اسفند میر بیچ میں فوراً سے بولا جب رامین نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا. آپ ابھی تک یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ رامین نے بدتمیزی سے کہا. اپنی ہونے والی بیوی کی خیریت دریافت کرنے آیا ہوں. کون بدقسمت ہے جس کے نصیب آپ کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں؟ آپ محترمہ. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس نے اپنے باپ کے منہ سے لڑکے کا نام اکثر سنا تھا, اکثر بات کرتے ہوئے بھی سنا تھا. وہ اسے میر کہتے تھے, لیکن وہ اسفند میر ہو سکتا ہے. اس بار بھی اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ خیال نہیں آیا تھا. میں تم پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کروں گا. اگر تمہیں میر سے شادی نہیں کرنی تو کوئی زبردستی نہیں. رامین کا ری ایکشن دیکھتے ولید خانزادہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا. سر, کیا ایک دفعہ میں اکیلے میں رامین سے بات کر سکتا ہوں؟ اسفند, جو خود ولید خانزادہ سے رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے رامین کے ساتھ رہنا اچھا لگتا, وہ پچھلے کافی دنوں سے اپنے اندر رامین کے لیے جذبات محسوس کر رہا تھا, لیکن انہیں صبح سے سمجھ نہیں پا رہا تھا. لیکن آج کی پارٹی نے اس پر رامین کو لے کر اپنے جذبات کی حقیقت ظاہر کر دی تھی. وہ اپنی کسی بے وقوفی کی وجہ سے یہ رشتہ کھونا نہیں چاہتا تھا. میری بیٹی اگر بات نہیں کرنا چاہے گی تو تم اس سے بات نہیں کر سکتے. کیا تم بات کرنا چاہتی ہو؟ رامین نے ایک دفعہ اسفند کی طرف دیکھا جو اسے آنکھوں سے حامی بھرنے کی التجا کر رہا تھا, جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر گئی. بولے, کیا کہنا ہے آپ نے؟ رامین نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے کہا جو الفاظ تراشنے کی کوشش کر رہا تھا. مجھے الفاظوں سے کام لینا نہیں آتا, نہ ہی میری پرسنالٹی میں ہے زیادہ بولنا, لیکن جب بھی تم آس پاس ہوتی ہو میں ضرورت سے زیادہ بولتا ہوں. جب تم پاس ہوتی ہو میری زندگی کی ساری تلخی ختم ہو جاتی ہے. میں اپنے آپ کو زندہ محسوس کرتا ہوں. جب تم سے پہلی دفعہ ملا تھا تو مجھے احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ میں جو بات اتنی دیر سے بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے سیکنڈز میں بھول جاؤں گا. جب دوسری ملاقات ہوئی تب بھی تم نے میرا سارا دھیان اپنی طرف لے لیا. تم سے بدتمیزی کی, اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میں دل سے شرمندہ ہوں, لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے بعد میرا دھیان تم سے ہٹا ہی نہیں. تمہیں تنگ کرنا, تمہارا میرے آس پاس ہونا مجھے میری محرومیوں سے نکال رہا تھا. میں بھول گیا تھا کہ میں کسی احساس کمتری میں جی رہا تھا. آج تک میں نے کیسا بچپن جیا ہے جس کی وجہ سے میں سیلف سینٹر ہو گیا, رشتوں کو بوجھ سمجھنے لگا. لیکن تمہارے آنے کے بعد میرا واحد مرکز تم بن گئی تھی. تمہارے آگے پیچھے گھومنا, تمہیں اپنے پیچھے رکھنا, دنیا کی نظروں سے بچا کر مجھے اچھا لگنے لگا تھا. پارٹی میں لے کر جانے کا میرا صرف یہی مقصد تھا کہ تم میرے پاس رہو. میں ولید خانزادہ کو بھی انکار کرنے والا تھا کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میری زندگی میں اگر کوئی میری بیوی بن کر آئے گی تو وہ تم ہوگی. کیا مجھے ایک موقع دو گی اپنی ساری غلطیاں سدھارنے کا؟ کیا تم اپنی زندگی میں میرے لیے تھوڑی سی گنجائش نکال سکتی ہو؟ کیا تم مجھے اپنی زندگی میں قبول کرو گی؟ کیا مجھے اپنا شوہر بننے کی سعادت دو گی؟ تا عمر تمہارا غلام بن کر رہوں گا. کیا اپنے لیے میری محبت قبول کرو گی؟ کیا میری زندگی میں آ کر میری زندگی کو مکمل کرو گی؟ رامین خانزادہ. میں نہیں جانتی مجھے کیا کہنا چاہیے. میرے بابا ہیں. جب سے میرا رشتہ انہوں نے طے کیا ہے میں نے بغیر جانے بغیر دیکھے ہم سفر کے طور پر آپ کو ہی دیکھا ہے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس طرح ملیں گے اور اتنی تلخ یادیں ہمارے بیچ قائم ہوں گی. مجھے نہیں پتا آپ کا ماضی کیا ہے, کیسا بچپن گزرا ہے, لیکن آپ مجھے ایک وفادار ہم سفر کے طور پر ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے. میں اسفند میر شاہ کو دل سے قبول کر کے اس پر احسان تو کر ہی سکتی ہوں. آخری بات اس نے مسکراتے ہوئے کہی تھی. اس کے آخری الفاظ سنتے اسفند کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آ گئی تھی.
4 माह बाद। क्या कर रहे हो मीर भाइयों? आप ऐसे कमरे में नहीं जा सकते, ये बहनों की रस्म होती है। आप मेरा नेक दिए बगैर ऐसे अंदर नहीं जा सकते। आज रामीन और असफंद की शादी हुई थी और वो जो पहले ही अपनी दुल्हन को देखने के लिए बेताब हो रहा था, इस रास्ता रुकाई की रस्म ने उसका मूड खराब कर दिया। ये क्या तुम लॉटरी बनी हुई हो? रस्मों के नाम पर तुमने मेरा पूरा वॉलेट खाली कर दिया। ऐसी कोई रस्म मैंने नहीं सुनी जो तुम अपने आप से बनाए जा रही हो, और तुम्हारा शौहर तुम्हें रोकने के बजाय तुम्हारा साथ दे रहा है। उसने मुदस्सिर की तरफ देखते कहा, जो दांत निकाल कर हंस रहा था। हाँ तो क्यों ना दूं, मेरी बीवी है। उसने अपनी बीवी को फुल सपोर्ट देते कहा। बेटा, बीवी ने ऑफिस में साथ नहीं देना, काम तो मेरे साथ ही करना है। असफन ने धमकी लगाते हुए कहा। क्यों तंग कर रहे हो मेरे बेटे को, जाने दो। अंदर उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होगी। नसीम बेगम, जो अपने बच्चों को खुश देखते उनकी दायमी खुशी की दुआ कर रही थी, अपने बेटे को बेसब्री से देखते हुए उन्होंने उसी का साथ दिया। 3 महीने पहले असफंद उनसे मिलने आया था, जहां पर दोनों माँ बेटे ने अपने गिले शिकवे दूर किए थे। रामीन ने असफंद को समझाया था कि अगर आपने किसी को अपना लिया है, ये माफ़ करके जिम्मेदारी उठा लिया है, तो उसमें फिर अपना पूरा ज़र्फ दिखाओ। माफ़ करो, क्योंकि इस तरह तुम खुद को अजियत में रखने के साथ साथ दूसरे को भी अजियत में रखते हो। और अगर माफ़ करते हो तो खुले दिल से माफ़ करके इतना ज़र्फ तो हो कि सामने वाले को पूरे तरीके से अपना सको, वरना उसको उसके हाल पर छोड़ देना बेहतर है, ताकि वो तुमसे कोई आस और उम्मीद तो ना लगाएं। आस और उम्मीद का टूटना इंसान को बहुत दूर कर देता था, और वो खुद भी तो आस और उम्मीद के टूटने के दर्द से बचपन गुजरा था, इसीलिए वो अपनी माँ को उस डर से नहीं गुजारना चाहता था। सोने का सेट लेने के बाद सैरिश ने उसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो वो घूंघट लिए बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। घूंघट किस लिए लिया है? हमें इस फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें देखा हुआ है, उसने शरीर लहजे में कहा। क्या मतलब फॉर्मेलिटी? आपको फॉर्मेलिटी दिख रही है ये? रामी ने गुस्से से घूंघट उठाते कहा। एक तो पहले ही इतने भारी जोड़े की वजह से उसकी कमर दर्द कर रही थी, ऊपर से उसका लफ्ज़ फॉर्मेलिटी इसका पारा हाई कर गया। अब मैं दोबारा से घूंघट कर रही हूँ, आपने प्यार से इसे उठाकर मेरी तारीफ करते मुझे मुँह दिखाई देनी है, ओके? रामी ने समझाते हुए दोबारा खुद पर घूंघट ओढ़ लिया। जैसा आपका हुक्म मलका, ये नाचीज़ आपका गुलाम है। उसको गुस्से में आता देखकर उसने ताबेदारी से सर खम करते उसका हुक्म माना। माशाअल्लाह, लगता है मेरा चांद दुनिया की सारी खूबसूरती समेटे मेरे पहलू में आ गया है। उसने रामीन का घूंघट उठाते उसके माथे पर अकीदत से लब रखते कहा, जिस पर शर्म से रामीन की पलकों की झालर झुक गई। मेरी मुँह दिखाई? रामी ने झिझकते हुए कहा। कुछ देर पहले वाला गुस्सा अब शर्म की लाली में छुप गया था, जब असफन ने डब्बी से एक ब्रेसलेट निकालकर उसके हाथों की जीनत बनाया, और फिर उसने नरमी से रामीन को अपने हिसार में लेना शुरू किया। दोनों के मिलन पर बादलों ने भी बाहर बरसना शुरू कर दिया था। कैसी लगी आपको कहानी? मुझे उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।